हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं संजीव डेसुरक का 9 नंबर मॉडल पेपर, जो कि आज हमारा लास्ट रहेगा। इसके साथ साथ ये सारे मॉडल पेपर इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद में हमारे एक्सीलेंट के बचे हुए वो कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में कई बच्चे कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर जी आपने सेक्शन ए और बी करवाया, सेक्शन सी और डी भी करवाइए। तो अब अपन इसके बाद में कोशिश करेंगे कि सेक्शन मॉडल पेपर एक का सेक्शन सी और डी, इसके साथ साथ दूसरे का तीसरे का सेक्शन सी और डी, बाकी बचे हुए सब अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इधर हमारी मैथ में संजीव डे सर कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सीलेंट की चल रही है फिलहाल। एक्सीलेंट की शायद कंफर्म नहीं है कितने हो गए, मेरे हिसाब से 5 हो गए हैं शायद। 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, बाकी के अपन कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से पढ़ाई करो, अभी आपके पास में टाइम है, काफ़ी टाइम है, घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को सुचारू रूप से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का इस प्रकार से रहेगा कि विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया, कब किया था? सन 1947 में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारतमाला की विख्यात छवि को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया है? तो ये दर्शाया ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1860 के दशक में भारतीय बुनकरों के सामने जो नई समस्या खड़ी हो गई थी वह थी, क्या समस्या थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छी कपास का न मिलना सबसे बड़ी समस्या थी। अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसम सुंदरी देवी। एक तरीके से कह सकते हैं रस सुंदरी देवी है ये, एकदम क्लियर कहें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सन 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। नेक्स्ट है 8 नंबर, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु सहायक पतन के रूप में किसे विकसित किया गया है? किसे विकसित किया गया है? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हल्दिया को। नेक्स्ट है, बेल्जियम ने सन 1970 से सन 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 संशोधन किए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत में जिस कारण से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप में बदलाव आ रहा है वह कारण है? 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आर्थिक विकास भी है, शहरीकरण भी है, पेशा चुनने की आजादी भी है, ये सभी हैं भाई। निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सार्थक विकल्प का होना, सार्थक विकल्प का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सस्ता
विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन है। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो अनौपचारिक उदारता नहीं है वह है? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहकारी समिति। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है दूसरे का, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन खालिस्तान के राष्ट्रवादी संदेह के वाहक बन गए थे। तो यहां पे हो जाएगा स्वदेशी। क्या आएगा भी? स्वदेशी। स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने खालिस्तान आविष्कार किया? जैतून प्रेस का। किसका किया था? जैतून प्रेस का। जैतून प्रेस का। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट्स देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, खालिस्तान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो 3 नंबर का राइट आंसर इसके खालिस्तान हो जाएगा स्वास्थ्य स्थिति। तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो यहां पे आ जाएगा स्वास्थ्य स्थिति। नेक्स्ट पे चलते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना खालिस्तान कहलाता है? वैश्वीकरण। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर पे। खालिस्तान अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। खालिस्तान की जगह क्या आएगा 5वें में? राजनीतिक दल। यहां पे आ जाएगा राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में खालिस्तान है। खालिस्तान की जगह आ जाएगा अच्छा। क्या भैया? अच्छा है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर खालिस्तान झगड़े आम होते जा रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा अंतरराज्य झगड़े आम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब 3 नंबर क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर देना है या तो एक शब्द में या एक पंक्ति में, एक लाइन में आपको इसका जवाब देना है। 1 नंबर का प्रश्न है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। बहिष्कार के बारे में इसका अर्थ बताना है। बहिष्कार किसे कहते हैं? एक तरीके से बहिष्कार के बारे में तो लगभग बच्चे जानते ही होंगे। देखो अच्छे से इसका रीड करेंगे। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, वस्तुओं की खरीद एवं उपयोग आदि से इनकार करना बहिष्कार कहलाता है। ये इसका बहिष्कार होता है। ठीक है, अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो 2 नंबर में, भारत में कपड़ा बुनकरों को एक साथ किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा? बताओ भी। भारत में कपड़ा बुनकरों का
निर्यात बाजार ढह रहा था, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। जो स्थानीय बाजार है वो सिकुड़ने लगा था, यानी छोटा होने लगा था। सिकुड़ने का मतलब छोटा होना, कम होता जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, जोबर कौन कहलाता था? जोबर कौन कहलाता था? जोबर के बारे में देखो, उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्व स्तर कर्मचारी रखते थे, जो जोबर कहा जाता था, जो जोबर कहलाता था या जिसे जोबर कहा जाता था। उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए विश्व स्तर कर्मचारी रखते थे, जो जोबर कहा जाता था उसको, या जो जोबर कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह युद्ध से क्या आशय है? गृह युद्ध से क्या आशय है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे क्या कहते हैं? जब इतनी ज़्यादा, एक तरीके से अपन कहें कि घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए, ये मान लेते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी, तो वही जैसे हमारे मुल्क की लड़ाई है, तो मुल्क के अंदर सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई इतना बड़ा रूप ले कि वास्तव में ऐसे लगने लगे कि हाँ, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया है या युद्ध हो गया, उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। वैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े पार्टीबाजी में होता रहता है, वो नहीं है, लेकिन कई बार एक विकराल रूप ले लें तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता की, या लैंगिक असमानता के कोई दो आधार लिखिए। लैंगिक असमानता, 5 नंबर का राइट आंसर है स्त्री पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां, स्त्री पुरुष की तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये हो जाएगा, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक दल वंशवादी नेतृत्व की चुनौती झेल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है, अधिकतम लाभ अर्जित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा, व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा लगाए हुए प्रतिबंध हैं जिनसे वह विदेशी व्यापार को नियमित करती है, विदेशी व्यापार को नियमित करती है। चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई रोकना तथा सामुदायिक नवीकरण या सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत शामिल किए गए। हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई रोकना तथा सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत किसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए आधारभूत उद्योग के बारे में। वह उद्योग जो उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहे इस्पात उद्योग, जैसे लोहा या इस्पात उद्योग। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास में सेक्शन बी शुरू हो जाता है। इसका पहला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? इस समझौते की प्रमुख बातें क्या थी? ठीक है, कब हस्ताक्षर हुए और इस समझौते की मुख्य बात क्या थी?
तो 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसकी मुख्य बातें थी कि गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से सहमत हो गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। मुद्रण ने हिंदू धर्म सुधारकों और रूढ़िवादियों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अरे चलो जी आगे देखो, यहाँ पे 19वीं सदी में समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एक एकेश्वर वाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा को लेकर तीव्र वाद विवाद हो रहा था। बंगाल में इस प्रकार के वाद विवाद के कारण अनेक पुस्तिकाओं और समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसमें लोग विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे का भारत से उदाहरण दीजिए। तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा भारत में आरक्षण की व्यवस्था। भारत के संविधान व कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारत में यह आरक्षण की व्यवस्था द्वारा संभव किया गया ताकि वे समुदाय स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। नेक्स्ट है, क्लास को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। जातिगत असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा जातिगत असमानता में एक जाति समूह के लोग एक या मिले जुले पेशों के होते हैं। मिले जुले पेशों के होते हैं। पेशों के वंशानुगत विभाजन की रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त हुई है। दूसरे, जातिगत असमानता में एक जाति समूह को एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों के साथ विवाह और खान पान के संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर है, विश्व के संघ व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में कितने तरह के राजनीतिक दल हैं? कितने तरह के राजनीतिक दल? विश्व के संघ व्यवस्था वाले देशों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। अनेक इकाइयों या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, इन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या दे रखा है इसमें। किन 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही हैं? तो 9 नंबर का राइट आंसर है निम्नलिखित 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही हैं। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियां। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा को लिखिए। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देखो क्या डेफिनेशन है। राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या में भाग देने में, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय है एक लेखा वर्ष में किसी विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है
11 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और कौन सा माध्यम है, संक्षिप्त में समझाइए। यह है वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम है। विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, पर्याय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। इससे भी विभिन्न देश आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता के चुनने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु एवं लिंग का हो, वो तथा किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चयन का अधिकार होता है, चयन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, उत्कात भूमि किसे कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्कात भूमि किसे कहते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्कात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय समझाइए। 3 सुरक्षा उपाय आपको बताने हैं। बाढ़ से बचाव के 2 सुरक्षा उपाय निम्न हैं। बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनाए जाने चाहिए। सहायक नदियों एवं धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। वर्षा जल का उचित संग्रह इकट्ठा, वर्षा जल का उचित संग्रहण यानी उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए। भौम जल पुनर्भरण के प्रयास किए जाने चाहिए, उसको दोबारा जो इकट्ठे किए जल को दोबारा उपयोग में लिया जा सके, इस प्रकार के कोई जंतर किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य राजमार्ग क्या है, इसके निर्माण व रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है, समझाना है आपको थोड़ा बहुत। राज्यों की राजधानियों को मुख्य जो जिला मुख्यालय होते हैं ना, जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। वे सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव का दायित्व वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। तो इस प्रकार से आज हमने संजीव डेसरा का सेक्शन A और B हमने जो शुरू कर रखा था एक तरीके का छोटा सा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी 1 से लेकर 9 तक धीरे धीरे आ गए हैं। ये कंटिन्यूटी का एक तरीके से आप मान सकते हैं, कंटिन्यूटी इसमें बहुत अहम रोल अपना निभाती है, अदा करती है। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी हमारे पास में नहीं है, लगातारता एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि कछुआ चालक अगर आप चलते हैं, लेकिन आपको चलते रहना जरूरी होता है। तो हमने जब शुरू किया था तब ये बोला था कि अपन लास्ट तक दी एंड कर देंगे, अच्छे तरीके से उसको सोल आउट कर देंगे। तो देखो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों की खास डिमांड है कि इसका जो सेक्शन C और D है, बड़े क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन हम आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। तो कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपके सब कुछ समझ में आया होगा। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही आपको एक मैथ का
प्री बोर्ड में आपको सेंड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें, ताकि आप अपने आप को आंक सकते हैं, उसमें अपने आप को परख सकते हैं। और वो अगर आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया, ये मान लीजिए उसको निकालने के बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसका भी सॉल्यूशन अगर आपने देख लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके मैथ में 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।